अवैध तमंचे के साथ कुछ युवकों का वीडियो वायरल हुआ है। वो इस तमंचे को लहराते हुए डांस कर रहे थे और इसी वीडियो के आधार पर पुलिस अब इन युवकों की, इन बदमाशों की तलाश में जुट गई है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं 1 मिनट की रिपोर्ट में। अवैध तमंचों के साथ गाने की तेज धुन पर डांस करते हुए इन मंचलों का ये वीडियो अलीगढ़ के सासनी थाने का बताया जा रहा है, जहां आधा दर्जन से ज्यादा बिगड़ैल युवक शराब के नशे में टल्ली होकर हाथों में सिगरेट लेकर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इनमें से 2-3 बेखौफ युवकों ने हाथ में तमंचा ले रखा है और गाने के बोल के साथ साथ इसे हवा में लहरा रहे हैं। अवैध तमंचे के साथ युवकों के डांस करने का ये वीडियो 30 सेकंड का है, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने पर अलीगढ़ पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए खोजबीन शुरू कर दी है। पुलिस तमंचा लहराने वाले युवकों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ कर लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही ये बिगड़ैल युवक जेल की 4 दीवारी में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं राजस्थान के बांसवाड़ा की, जहां युवकों को लेपर्ड पर पत्थर मारना दरअसल भारी पड़ गया। यहां तेंदुआ भड़क जाता है और उसके बाद लोगों पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं ये खबर इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर से सटे बांसवाड़ा में किसानों को तेंदुए पर पत्थर मारना उस समय भारी पड़ गया जब अचानक तेंदुए ने उन पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया, जिससे उनकी पीठ और हाथ पैरों में जख्म हो गए। जब कुशलगढ़ में कांकनवाणी गांव में खेत में तेंदुए के आने की खबर लगी तो किसानों में हड़कंप मच गई। तेंदुए के गुर्राने की आवाजें आई तो लोग उसे ढूंढने में जुट गए और भगाने की कोशिश करने लगे। कुछ लोगों ने उस पर पत्थर भी फेंके। तभी अचानक पलटवार करते हुए तेंदुए ने हमला बोल दिया। जब दूसरा शख्स उसे बचाने डंडा लेकर दौड़ा तो तेंदुए ने उसे भी पंजा मार कर घायल कर दिया। करीब 2 घंटे तक लेपर्ड को पकड़ने का सिलसिला चलता रहा। इस दौरान कई लोग दहशत में छत के ऊपर चढ़ गए। बाद में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो लोगों ने राहत की सांसें ली। और इसी बीच अगली खबर आपको बताएंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में स्पेशल सेल की कार्रवाई हुई है। हिरासत में 2 संदिग्ध लिए गए हैं। जानकारी मिली है कि कनाडा के खालिस्तानी आतंकी संगठन से एक का संपर्क था। पूरी खबर आप देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली पुलिस को 26 जनवरी से पहले बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जहांगीरपुरी इलाके में छापा मारकर 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। हिरासत में लिए गए शख्स के पास से 3 पिस्टल के साथ 22 जिंदा कारतूस बरामद हुए। दिल्ली पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 2 संदिग्धों में एक का संबंध कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी से। गिरफ्तार किए गए इन संदिग्धों में एक का नाम नौशाद है, जबकि दूसरे का नाम जगजीत सिंह बताया जा रहा है। नौशाद आतंकवादी संगठन हरकत उल अंसार से जुड़ा था, जिस पर हत्या के मामले दर्ज। वहीं जगजीत कुख्यात बम्बीहा गिरोह का सदस्य है और उत्तराखंड में हत्या के मामले में पैरोल पर। फिलहाल दिल्ली पुलिस दोनों संदिग्धों से पूछताछ कर ये पता लगाने में जुट गई है कि इनके निशाने पर कौन था, इनके तार कहां-कहां से जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली का कंझावला केस जिसने पूरे देश को हिलाकर के रख दिया, अब उसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ी जानकारी साझा की है और साफ ही तौर पर यह भी कह दिया कि पीसीआर वैन में जो भी पुलिसकर्मी मौजूद थे उन सभी को सस्पेंड किया जाएगा। आपको दिखाते हैं ये खबर इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। दिल्ली कंझावला कांड में पुलिस की जांच जारी है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले में बड़ा एक्शन लिया है, जिसके तहत घटना की रात 3 पीसीआर और 2 पुलिस चौकी में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए गए। मामले में कुताही बरतने को लेकर जांच अधिकारी पर भी गाजगिरी है। जांच अधिकारी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कंझावला मामले के बाद अमित शाह के आदेश पर गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी। दिल्ली पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी शालिनी सिंह की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने यह महत्वपूर्ण आदेश दिया है। वहीं दूसरी तरफ जिस कार से अंजलि को 13 किलोमीटर तक घसीटा गया था, उस कार की जांच अब गुजरात से आई फॉरेंसिक टीम ने की है।
इसके लिए क्रेन मंगवाकर कार को हवा में टांगा गया और उसके बाद फॉरेंसिक टीम ने कार के नीचे से सबूत जुटाने शुरू किए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आपको बता दें, वर्चुअली गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर काशी से असम के लिए रवाना करेंगे। पूरी खबर आप देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट में। गंगा की लहरों पर रफ्तार भरने को ये शानदार क्रूज तैयार है। इंतजार है तो पीएम मोदी का, जब कुछ ही घंटों के बाद प्रधानमंत्री काशी में खड़े इस गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वाराणसी से चलकर ये क्रूज असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगी, लेकिन इसको लेकर लगातार सियासत हो रही है। काशी के जिस गंगा विलास प्रोजेक्ट पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, वो सिर्फ पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि देश की प्रगति का रास्ता खोलने वाला प्रोजेक्ट है। ये शानदार क्रूज देश के 5 राज्यों से गुजरेगा, जिससे देश में नदी पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावनाओं का द्वार खुलेगा। साथ ही कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। ये गंगा विलास क्रूज कई मायनों में खास है। वाराणसी के गंगा नदी में खड़े इस विलास क्रूज से एक ओर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और गंगा विलास क्रूज के साथ ही वाराणसी को एक और सौगात मिलने वाली है। सौगात मिलने वाली है टेंट सिटी की। तम्बुओं से बना ये शहर रेत पर बनाया गया है और किस तरीके से ये खास रहने वाला है, इसका उद्घाटन भी आज पीएम करने वाले हैं वर्चुअली। आपको दिखाते हैं ये खबर इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। ये शानदार नजारा काशी के टेंट सिटी का है, जिसका उद्घाटन आज पीएम मोदी करेंगे। गंगा की रेत पर बसाया गया तंबुओं का ये शहर वाराणसी आने वाले पर्यटकों को नया एहसास दिलाएगा। इस टेंट सिटी में एक साथ धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। पीएम मोदी का सपना था कि गंगा से पर्यटन को बढ़ावा मिले और गंगा किनारे रहने वालों को रोजगार। अब पीएम मोदी का वो सपना सच होता नजर आ रहा है। ये टेंट सिटी कई मायनों में बेहद खास है। इस टेंट सिटी को 3 कैटेगरी में बनाया गया है। इसमें 150 कमरे हैं, जो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। और इन टेंट्स में 5 स्टार होटल की तरह व्यवस्था है, रहने खाने की व्यवस्था है। यहाँ पर लाइव किचन चलेगा। साथ ही साथ 600 सैलानी एक साथ यहाँ पर रह सकते हैं अपने परिवार के साथ। दुनिया भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में काशी की सुंदरता और बढ़ जाती है। और गंगा के घाट के किनारे रहना और रोज सुबह मंत्रोच्चार सुनना, गंगा की आरती देखना और उगते सूरज को प्रणाम करना, ये काशी की प्रथा रही है। तो देखिए, जैसा कि एक बड़ी सौगात अब काशी को मिलने जा रही है, वहीं डिब्रूगढ़ जो है वो अंतिम डेस्टिनेशन होगा। 51 दिनों बाद ये पहुंचेगा क्रूज वहां पर, और उसी के चलते पूर्व संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी दर्ज होगी। पूरी खबर आप देखिए इस रिपोर्ट में। आज पीएम मोदी काशी को बड़ी सौगात देने वाले हैं। इससे पहले गुरुवार को वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर टेंट सिटी और क्रूज का निरीक्षण किया। इसके साथ ही सीएम ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। काशी से डिब्रूगढ़ के लिए रिवर क्रूज गंगा विलास के उद्घाटन की पूर्व संध्या पर गुरुवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में सुर सरिता गंगा की स्वर समता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ने शिरकत की। इस दौरान मशहूर गायक और संगीतकार शंकर महादेवन ने अपनी सुरीली आवाज से समा बांधा। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी एक नए युग में प्रवेश करने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहने वाले हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी लेंगे और उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी करेंगे जो राजौरी में जो पूरा घटनाक्रम हुआ डांगरी गांव में, वहां पर जाकर के लोगों से मुलाकात करेंगे और जानेंगे उनके हाल चाल। आपको दिखाती है ये खबर इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। आतंक विरोधी अभियान को तेजी देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे। गृह मंत्री शाह इस दौरान राजौरी का भी दौरा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह राजौरी के डांगरी गांव जाएंगे और मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे।
इसके बाद जम्मू राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा को लेकर अहम बैठक होगी। नए साल में केंद्रीय गृह मंत्री का यह पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। इसको लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। नए साल के मौके पर जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में आतंकियों ने हिंदू परिवारों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। आपको बता दें कि कश्मीर में आतंकियों के साथ साल 2022 में सुरक्षा बलों की 93 मुठभेड़ हुई है, जिसमें 172 आतंकी मारे गए। इनमें 42 विदेशी थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बता दें, जोशीमठ में आज उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक होनी है जोशीमठ को लेकर। और ऐसे में इस कैबिनेट बैठक में माना जा रहा है कि जितने भी प्रभावित लोग हैं उनके लिए कुछ बड़े ठोस निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके अलावा राहत पैकेज का पहले ही ऐलान हो चुका है। वहीं पुष्कर सिंह धामी भी लोगों से जाकर, जो लोग पीड़ित हैं उनसे जाकर मुलाकात कर उनको आश्वासन दे चुके हैं। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जोशीमठ में भू धसाव का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। लोग परेशान हैं, घर छोड़कर जाएं तो जाएं कहां? अब तक 723 मकानों में दरारें देखी गई हैं, जिनमें से 86 भवन खतरे वाले जोन में हैं। कुल 145 प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र की तरफ से वैज्ञानिकों की टीम लगातार प्रभावित इलाकों में सर्वे कर रही है। सर्वे रिपोर्ट के बाद ही आगे का एक्शन प्लान तैयार होगा। जोशीमठ का सुनील गांव उन खतरनाक इलाकों में से है जहां सबसे ज्यादा भू धसाव हुआ है। जब रिपब्लिक भारत की टीम ने गांव के निवासी से बात की तो पता चला कि आपदा के डर से कोई भी गांव में रहने को तैयार नहीं है। जी, यहाँ से कई लोग पलायन कर चुके हैं। कुछ पीपल कोटी में है, अभी कुछ लोग सेफ एरिया में शिफ्ट किया गया है। आज जोशीमठ मामले पर धामी सरकार ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई। बैठक में जोशीमठ प्रभावितों को लेकर कई बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उत्तर भारत समेत राजधानी दिल्ली में ठंड का कहर लगातार जारी है। लोगों की मुसीबतें भी बढ़ते जा रही है और ऐसे में जो हार्ट अटैक के केस है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। ब्लड प्रेशर की समस्याएं भी लोगों में देखने को मिल रही है और सांस की तकलीफ से भी लोग गुजर रहे हैं। आपको दिखाते हैं ये खबर इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। दिल्ली एनसीआर में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में बेघर लोगों के लिए रैन बसेरा ही एकमात्र सहारा है। सर्दी से बचने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने शरण ले रखी है। और यहाँ बाहर सोता था। जब से शासन प्रशासन ने बनाई है ये कैंप, तब से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। यहाँ पे किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने, रहने की, सुबह चाय नाश्ता सब मिलता है। दिल्ली की सर्द आबोहवा, ठिठुरन वाली सर्दी, वायरल इन्फेक्शन और ऊपर से प्रदूषण का अटैक लोगों को गंभीर रूप से बीमार कर रहा है। इसका असर बुजुर्गों के लिए भी भारी पड़ रहा है। इन दिनों ब्लड प्रेशर बढ़ने और स्ट्रोक आने के मामले बढ़ने से अस्पतालों में इससे संबंधित मरीजों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई। इसी तरह सांस और अस्थमा के मरीजों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। सरकार लगवाती है, उसमें केयर टेकर हूँ मैं। यहाँ पर गरीबों के लिए एक बेड दिया हुआ, 2 ब्लैंकेट दिए हुए हैं, चादर और फिर खाना वगैरह, ब्रेकफास्ट का भी सारा सिस्टम दे रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आपको बता दें, जहां पर लगातार दूसरे दिन भी बर्फबारी हुई है और ये बर्फबारी सिर्फ कुल्लू तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी हो रही है। तो ऐसे में लगातार देखिए, बर्फबारी से एक तरफ तापमान में गिरावट दर्ज हुई है, वहीं दूसरी तरफ रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, जिसके चलते लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी खबर आप देखिए इस रिपोर्ट में। पहाड़ पर बर्फ, सड़क पर बर्फ, घर की छतों पर बर्फ। जिस ओर भी नजर जाएगी आपको बर्फ की सफेद मोटी चादर नजर आएगी। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की, जहां ताजा बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। अटल टनल रोहतांग के पास 2 फीट तक बर्फ जमी, जिसकी वजह से आवाजाही पर असर पड़ रहा है। प्रशासन ने सीमित संख्या में गाड़ियों को प्रवेश की अनुमति दी। ऐसे में लोगों को आने जाने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ताजा बर्फबारी के बाद तापमान में भी काफी गिरावट आई है। वहीं लाहौल स्पीति से लद्दाख को जोड़ने वाले NH5 को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए सोलंग नाला से आगे जाने पर भी रोक लगा दी। लगभग 2 फुट के करीब अभी बर्फ है। तो जो हमारी सोलंग नाला से आगे 4x4 व्हीकल्स ही अलाउड है, चाहे वो टूरिस्ट हैं चाहे वो लोकल्स हैं। इसके अलावा जो लाहौल स्पीति के रहने वाले लोग हैं, उनके यदि 4x4 व्हीकल्स है तो उनको आगे भी जाने दिया जा रहा है।
और अब बात करते हैं गुजरात के वडोदरा की, जहां इक्विपमेंट्स की प्रदर्शनी लगाई गई थी। रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई गई थी और इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में बच्चे भी पहुंचे हुए थे। देखिए ये खबर इस रिपोर्ट में। बड़े बड़े तोप, टैंक और आधुनिक हथियारों की ये तस्वीरें गुजरात के वडोदरा की, जहां आर्मी ने स्कूली बच्चों और कॉलेज के छात्रों के लिए डिफेंस इक्विपमेंट्स डिस्प्ले का आयोजन किया। नो योर आर्मी टाइटल के साथ आयोजित हुए इस डिस्प्ले में वो सभी साजो सामान को प्रदर्शित किया गया जिसे हमारी आर्मी इस्तेमाल करती। वडोदरा के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्कूल में आयोजित इस प्रदर्शनी के दौरान सेना के अधिकारी बच्चों को हथियार के बारे में जानकारी देते नजर आए। ये डिस्प्ले खासकर आम लोगों और आर्मी के बीच के विश्वास को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया। इस प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट भी पहुंचे थे। सर, हम लोग एनसीसी कैडेट्स हैं और हम लोगों को अभी यहाँ पेट्रोलिंग के लिए बुलाया गया है और यहाँ पे बहुत सारे वेरियस एम्युनिशंस, राइफल्स और टैंक्स और मतलब बहुत सारी चीज़ें रखी गई है जो आर्मी में यूज़ होती है और उन लोगों को बहुत हेल्प करता है लड़ने में। और बस अभी तक तो हमने यही देखा है। और बीती रात जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 75 साल की उम्र में गुरुग्राम के निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली और इसके बाद ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा तमाम दिग्गज नेताओं ने ट्विटर पर शोक व्यक्त किया है। पूरी खबर आप देखिए इस रिपोर्ट में। दिग्गज नेता शरद यादव का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी बेटी सुभाषिनी यादव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। 7 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा सांसद रहे शरद यादव जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष के साथ ही केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाले शरद यादव का जाना सभी को दुखी कर गया। शरद यादव के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने शोक जताया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को चिर शांति दें और शोक संतप्त परिवार को मैं पूरा श्रद्धांजलि देता। गुरुवार की रात शरद यादव अचानक बेहोश हो गए और उन्हें गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। बता दें कि आज शरद यादव का अंतिम संस्कार उनके जन्म स्थान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में होगा। वहीं अंतिम संस्कार से पहले दिल्ली में दिवंगत नेता के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं उत्तराखंड से। बड़ी खबर है जहां देर रात 2:12 पर भूकंप आया है। उत्तरकाशी में यह भूकंप आया है और इसकी तीव्रता जो है वो 2.9 बताई जा रही है। 285 किलोमीटर दूरी है उत्तरकाशी और साथ ही जोशीमठ की। और ऐसे में अब ये भूकंप कहीं बड़ी समस्या खड़ी ना कर दे। उत्तराखंड में देर रात ये भूकंप आया है। समय 2:12 का बताया जा रहा है और इसकी जो तीव्रता थी रिएक्टर स्केल पर वो 2.9 मापी गई है। जोशीमठ से उत्तरकाशी की ये दूरी 285 किलोमीटर है और उत्तरकाशी और जोशीमठ दोनों ही उत्तराखंड में आते हैं। ऐसे में जोशीमठ में जो हालात बने हुए हैं उसके बाद कहीं ये उत्तराखंड के लिए, जोशीमठ के लिए बड़ी वजह ना बन जाए, बड़ा खतरा ना बन जाए।